स्वैनाली और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तीसरा लहर का डर सबके मन में घूम ही रहा था कि इस बीच एक नया नाम ओमिक्रॉन सबके रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये सभी देशों में अभी एक बहुत बड़ी चिंता के कारण बन चुकी है और सारे साइंटिस्ट और दिग्गज अभी यही समझने में लगे हैं कि ये नया वेरिएंट का पैटर्न क्या है, ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और आगे ये कितना तबाही मचाने वाला है। नवंबर 25 ने WHO ने पहली बार इस नया वेरिएंट की प्रेजेंस को प्रमाणित किया। हालांकि इसकी जो स्पेसिमेन है वो 9 नवंबर को ही साउथ अफ्रीका में कलेक्ट किया गया था और साउथ अफ्रीका से शुरू होकर अभी ये वेरिएंट जो है ये दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। तो इतनी कम समय में इतनी जल्दी ये फैलने के कारण ये WHO के लिए एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में माना जा रहा है। तो कितना खतरनाक है ये वायरस? इस नए स्ट्रेन से क्या बच्चों को भी खतरा है? कोरोना के ऐसे नए स्ट्रेन बनने के पीछे असली कारण क्या है? क्या इन सब से बचने का कोई रास्ता है? और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये वेरिएंट जितना खतरनाक है, साथ ही में इसके कुछ अच्छे गुण भी हैं। तो क्या है वो? ये सारी बातें आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसको दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे चिंता का विषय ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो दूसरे वेरिएंट्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है। पहले जैसे लोगों को तेज़ बुखार, गले में बहुत दर्द, सांस लेने में परेशानियां, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते थे। बट ये जो वेरिएंट है ये एक साइलेंट वेरिएंट है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी साइलेंट है। शुरू में पता ही नहीं चलता है कि इसके इन्फेक्शन हुआ है, पर हल्का वीकनेस, जोड़ों में दर्द, भूख नहीं लगना और लो ग्रेड फीवर इनकी शुरुआती सिम्टम है और फिर ये तुरंत ही पहुंच जाता है लंग्स में और लंग्स को करता है कोलैप्स या लंग निमोनिया क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से ये काफ़ी चिंता के विषय है, क्योंकि शुरुआती तौर पर इसकी सिम्टम्स समझ में ही नहीं आता है। सीजनल फ्लू या नॉर्मल वायरल फीवर जैसे इसके सिम्टम लगती है। साथ ही में ये वेरिएंट चिंता के विषय इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है या फैलने की जो पैटर्न है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे साउथ अफ्रीका में पिछले साल अगर आप देखेंगे कि इन्फेक्शन का रेट जो है वो काफ़ी कम था, पर अभी ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है इसकी वजह से साउथ अफ्रीका की जो इन्फेक्शन रेट है वो अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज साउथ अफ्रीका मोस्ट अफेक्टेड देशों में आ रही है और ये जो है सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं, इटली, जर्मनी, सिडनी, सारे देशों ने ही इसकी पुष्टि की है कि बहुत ही तेज़ी से ये वायरस लोगों में फैल रही है। सिडनी में 5 लोग तो ऐसे पाए गए हैं जिनके लास्ट कुछ हफ्तों से कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, फिर भी ये स्ट्रेन उन लोगों में पाया गया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ़िलहाल 23 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 5 तो बच्चे शामिल हैं और इसमें से एक जन तो ऐसा है जो 33 ईयर्स ओल्ड है, मेल है और पिछले कुछ दिनों में वो साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके आए थे, पर वो अनवैक्सीनेटेड थे। तो ये हम सोच सकते हैं कि वो अनवैक्सीनेटेड थे तो ये स्ट्रेन उनको संक्रमित किया। पर 2 लोग ऐसे भी हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और फिर भी उनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है और पिछले महीने ही वो फॉरेन से ट्रैवल करके वापस आए थे इंडिया। तो ये जो पैटर्न है ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये जो वायरस है ये वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्ट कर रही है या अनवैक्सीनेटेड को कर रही है या जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं उनको कर रही है। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ भी क्लियर नहीं है, इसीलिए ये WHO के लिए एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अभी अगर हम बात करें कि बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक है, तो जैसे कि मैंने कहा था इंडिया में फ़िलहाल 23 में से 5 लोग जो हैं वो बच्चे शामिल हैं जो इन्फेक्टेड हैं। इंडिया में फ़िलहाल 4 स्टेट में इस वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है, उसमें से हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। साउथ अफ्रीका में बच्चों की इन्फेक्शन की रेट काफ़ी ज़्यादा है और उसमें से 5 इयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की रेट काफ़ी बढ़ गई है पिछले महीने। तो ये एक चिंता के विषय है, पर साथ में राहत की बात ये भी है कि बच्चे जो भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं उसमें ये नौबत नहीं आई है कि उनको ICU में डाला जाए या उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हॉस्पिटलाइज्ड ज़रूर हैं बट कंडीशन सबके कंट्रोल्ड है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में बच्चों के लिए संक्रमण होने के चांसेस कितना है, ये भी क्वेश्चन सबके मन में है।
सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के एक साइंटिस्ट के मुताबिक इंडियन किड्स में ये इन्फेक्शन उतनी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है इंडिया में। और जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेटेड इन द सेंस कोरोना की वैक्सीन नहीं, बच्चे जिनको रेगुलर वैक्सीन समय पर लग चुका है, उनके लिए खास करके ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है। पर दूसरी तरफ दिल्ली के एक मशहूर पेडिट्रिशियन डॉक्टर विक्रम गगनेजा के मुताबिक इंडिया के बच्चों को भी बराबर चांसेस है संक्रमित होने का, जैसे साउथ अफ्रीका के बच्चों को हो रही है। ऑल्दो नेचुरल इम्यूनिटी इंडियंस में अच्छा है, पर ये रिस्क को हम अभी से ना नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये आती है कि कोरोना के ऐसे नए नए स्ट्रेन कब तक आती रहेगी और क्या इसके पीछे असली कारण है। तो सबसे बड़ा कारण जो है इसके पीछे वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखेंगे कि WHO ने जो टारगेट दिया था कि 2021 के लास्ट तक 40% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड इन एवरी कंट्री, बट बहुत कम देशों में ऐसा हो पाया है, क्योंकि वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है या लो इनकम ग्रुप की जो कंट्रीज़ है उसमें बराबर नहीं है, उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। फॉर विच इट्स क्रिएटिंग एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग द न्यू स्ट्रेन्स ऑफ दिस वायरस। अफ्रीका में टोटल 54 देश है और उसमें से 6 देश ऐसा है जो 40% फुल्ली वैक्सीनेटेड होने की जो टारगेट है वो पूरा कर पाया है। यही अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ 7.8% पॉपुलेशन ऐसा है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अगर ये आप जानना चाहेंगे कि इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, तो इंडिया में प्रेजेंटली 34.02% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है ऐसे नए स्ट्रेन डेवलप होने का और तेज़ी से फैलने का। तो सवाल ये आता है क्या इससे कुछ राहत है या पूरा देश धीरे धीरे ओमिक्रॉन के कब्ज़े में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि अब तक केसेस भले ही बढ़ रही है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है भले ही ये बहुत तेज़ी से फैल रही है, बट साथ में एक राहत की बात ये है कि सिम्टम जो है ये बहुत गंभीर नहीं है और इसी की वजह से जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो इंक्रीज़ हुई है, पर ICU में एडमिशन रेट अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 6.3% ही है इन पिछले एक महीने में। तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट अगर है तो भी वो चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच रहा है और उसको ICU की ज़रूरत है। और दूसरे देशों में भी यही हालत है, कंडीशन सभी जगह अंडर कंट्रोल है। इंडिया में जितने लोग पाए गए हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में है। जयपुर में जो 9 केसेस मिले हैं वो सारे के सारे एसिम्टोमेटिक हैं। बच्चे जो 5 पॉजिटिव मिले हैं उनको भी कोई क्रिटिकल सिम्टम्स नहीं है। तो राहत की बात यह है कि ये वायरस अभी तक अपना भयंकर रूप जाहिर नहीं किया है और हम आशा रख सकते हैं कि आगे भी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही रहेगी। तो इस सिचुएशन को एग्रावेट ना होने दे, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। इससे बचने के लिए कोई नया प्रोटोकॉल तो अलग से है नहीं, जो अपनी पुरानी गाइडलाइंस है उसी को फिर से हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करना, प्रॉपर मास्क यूज़ करना, स्टीम इन्हेलेशन लेना, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना, यही चीज़ें हमको फिर से करनी है और अपनी सुरक्षा हमारी हाथ है, ये हमको भूलना नहीं है। तो सब मिलकर एक बार फिर से हमको दिखाना है कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन सबसे बड़ी चिंता के विषय है।